नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में दो भाइयों का मिलन और जिस तरह की छटपटाहट असदुद्दीन ओवैसी में धर्मनिरपेक्ष होने की दिख रही है, उस पर आज संवाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। हमारे पिछले वीडियो में पीर गायब यूपी पुलिस देखती रही, इसमें जिस छांगुर बाबा की हमने बात की थी, जो अपने आप को पीर बताता है, 100 करोड़ का जिसने विदेशी खातों से पैसा आया और 10,000 हिंदुओं को मुस्लिम में बदला, जिसने धर्मांतरण कराया और उसमें बड़ी तादाद लड़कियों की थी। और मैंने आपको साबित अखबार कागजों से दिखाया, वो खास तौर से FIR के साथ, कि किस तरह से वो एक ऐसा शख्स था जो हिंदू लड़कियों पर बाकायदा जाति के हिसाब से उनका लव जिहाद चलाता था। ये रिकॉर्ड के हिसाब से दिखाया। अब वो पकड़ा गया है, वो अरेस्ट हो गया है, आज ही वो अरेस्ट हुआ है और उसमें अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क का सरगना घोषित पुरस्कार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ADS ने ये धर्मांतरण का गैंग 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान समेत खाड़ी जगह से आ रहे थे और वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। ये उसके पास से जो लिटरेचर बनाया है। 3 साथी और गिरफ्तार किए गए हैं। अब ATS उनको लेगी और ये पहला मुकदमा ATS ने जारी कराया, जो किया था मुकदमा। अगर आपने किसी ने ये नहीं देखा है तो मुझे लगता है उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी मैं कहानी के तौर पर जरूर आपको सुनाता हूं, लेकिन कोई कहानी नहीं सुनाता हूं, उसमें हर वक्त कोई फैक्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की खबर से शुरू करने का मूड था, जहां दो भाई मिले, 20 साल बाद मिले और 20 साल बाद मिलने के बाद सत्ता के लिए बिछड़े थे, क्योंकि दोनों को सत्ता चाहिए थी। और फिर इस 20 साल के दौरान उन्होंने कुछ पाया, कुछ खोया, लेकिन ज्यादातर उन्होंने खोया। एक भाई ने अपना विश्वास खो दिया, जो अपने पारंपरिक, जो उनके पिता बाल ठाकरे ने शुरू की थी राजनीति, उस राजनीति का अपने ही वोटरों के बीच से विश्वास खो दिया, तो दूसरे भाई तो हासिल कर ही नहीं पाए थे। उन दोनों भाइयों ने फिर सत्ता के लिए एक गठबंधन किया और उस पर बहुत सारी तालियां बजी। वे जो नेता जो इस वक्त उस पर राजनीति पर बात हो रही है, तो उस पर मुख्यमंत्री ने उसको रुदाली बताया, जो आज का भाषण था, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो संवाद की चर्चा है वो है कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है धर्मनिरपेक्ष का जो तमगा है वो अपने गले में पहनना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी बेइज्जती को भी सहन करने को तैयार दिख रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में कि ओवैसी जो है, एक जिस तरह से उनके लगातार उनकी तरफ से बयान आ रहा है, जैसे ही वो विदेश यात्रा से लौटे, जो भारत सरकार ने उनको अलग अलग जगह अपने सांसदों को भेजा था, उसमें तमाम लोग शामिल थे, जहां असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से भारत का पक्ष रखा था। लेकिन जैसे ही वो धरती पर उतरे, उनकी सबसे पहली जो वो थी, जो एक सार्वजनिक बाइट थी, वो ये थी कि वो धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ मिलकर, यानी इंडी गठबंधन में शामिल होकर बिहार का चुनाव लड़ेंगे। उसी पर उनकी तरफ होना तो ये चाहिए था कि फीलर्स जाते कि भाई आप मिलना चाहते हैं, या RJD की तरफ से इस पर बहुत बाहें फैलाकर स्वागत किया जाता, क्योंकि ये तो सेकुलर वोटों में बंटवारे के जो है बंटवारे की संभावनाओं को खत्म करती हुई बात थी। और इसके अलावा जो कांग्रेस है उसको भी लगता कि इंडी गठबंधन का विस्तार हो रहा है। लेकिन बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया रही, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। फिर उनके अलग से उनके जो अध्यक्ष हैं, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी जो वहाँ रहे, वो विधायक अभी हैं उन्होंने भी, अख्तरुल साहब ने उस समय कहा कि AIMIM 50 सीटों पर तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की, लेकिन हम इंडी गठबंधन के साथ बातचीत में जा सकते हैं। अब एक चिट्ठी लिख दी गई, चिट्ठी भी लिखी गई और उसमें अख्तरुल ने सीधे तौर पर कहा कि AIMIM 50 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन सेकुलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए वो इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहती है। ये बात के बाद आपको लग रहा था कि अभी भी कोई जवाब नहीं आया, और इतना रूखा जवाब मिला जो कि बहुत ही ज्यादा बेरुखी से भरा हुआ था। उसको जवाब किसने दिया?
न तेजस्वी ने, न फिर राहुल की तरफ से या किसी और पार्टी पदाधिकारी की तरफ से। प्रवक्ता मनोज झा जो सांसद हैं राज्यसभा के आरजेडी से, और अक्सर काफ़ी अच्छे वक्ता उनको बोला जाता है और अखबारों में लिखते रहते हैं देश के, और टीवी पर भी अक्सर वो जो है अपनी पार्टी का और जो सेकुलर पार्टियों उसका सबकी तरफ से अकेले ही बोलते दिखते हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी सेकुलर उसके लिए जो आपकी वो होगी, जो सेकुलर वोटों के बंटवारों को रोकने की जो आपकी मंशा है और बीजेपी को रोकने की जो तैयारी, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका यही होगा कि आप चुनाव ही ना लड़ें। यानी एक ऐसी पार्टी जिसने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा पिछले चुनाव में, और वो 20 सीटों में 5 सीटें जीत गई, 4 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही और 6 सीटों पे तीसरे नंबर पर रही। यानी अगर हम इस तरह देखें 20 सीटों में से 15 सीटों पर उसका प्रदर्शन बहुत शानदार है। और यह प्रदर्शन कहां था? यह प्रदर्शन सीमांचल के उन जिलों में था जहां मुस्लिम वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम जिलों में जिनको सीमांचल कहा जाता है, वहां ओवैसी ने मुस्लिम वोटों में अपनी पकड़ दिखाई है। इसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि आरजेडी उनको अपने साथ शामिल नहीं कर रही है, तो ये तो राजनीतिक पंडितों को भी चौंका रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं शामिल होने दे रहे हैं, क्यों तेजस्वी आगे बढ़कर उनका हाथ नहीं थाम रहे, जबकि इस बार उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। ये तेजस्वी की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक होगी, क्योंकि अब अगर वो नहीं जीतते हैं, इस बार अगर उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है, तो फिर ये उनके वोट बैंक की टूटन शुरू होगी। ये सीधे तौर पर दिख रहा है और देश की राजनीति अब आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो जातीय विमर्श से अब आगे जाना चाहते हैं। जो मुस्लिम यादव एक वोट बैंक बनाया है, और जो पूरी ताकत के साथ जिसने उस वोट बैंक ने लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को एक ताकत दी और उनको एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया और कई बार तो सत्ता तक ले जाया गया, उसमें एक टूटन दिख सकती है। ये वो बड़ा कारण है जो तेजस्वी को रोक रहा है। अब क्यों, इस पर बातचीत करते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि तेजस्वी उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे? तेजस्वी को ये मालूम है पिछले कुछ समय से, क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है तेजस्वी की, माफ़ कीजिएगा मैं पहले बात बता दूं कि विपक्षी पार्टियों का जो सबसे बड़ा, अगर उनका विपक्ष का मतलब हो गया कि मुस्लिम वोटों की तरफ जाना है, जैसे हम लोगों ने अपने जो आख्यानों में पढ़ा है कि कैसे अर्जुन अब सिर्फ चिड़िया की आंख पर निशाना बनाते थे, विपक्ष ने अब एक साफ कर रखा है कि अगर उनको विपक्ष बनना है और अपना रिलीवेंस बनाए रखना है बीजेपी की इस मौजूदा समय की राजनीति के अगेंस्ट, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों पर ध्यान देना है। बाकी वोट उनको बाद में मिलेंगे। वो विपक्ष बनने के लिए पहले उनको मुस्लिम वोट ही इस समय विपक्ष हो गया है। ये ऐसा लगता है जो भी जातिवादी पार्टियां या रीजनल पार्टियां हैं, उनका प्राइम एजेंडा इसी तरह से तय हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में तेजस्वी की इस बार की लड़ाई देखते हैं, तो तेजस्वी पिछली बार के चुनाव की वोट 2020 की बात से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है उसका 77% वोट आरजेडी को मिला, जो टोटल वोट पड़ा, लेकिन 12% वोट किसको मिला? 12% वोट एआईएमआईएम को मिला, और 8-10% की बात की गई कि भाई वो उसको भी मिला जो जेडीयू था, जो इस बार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इस बंटवारे को तो रोक के आगे जाना चाहिए था, नहीं। चूंकि ये मालूम है तेजस्वी को, और उसके पास उसका इतिहास उनकी पार्टी का बताता है कि जब भी लालू यादव ने ये कभी ऐसा किया कि उन्होंने अलग से जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जिस तरह से उनका गठबंधन हुआ और शुरू में कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनको ताकत दी, उसी तरह से मुलायम सिंह यादव को भी, यूपी में भी समझा जा सकता है उस उदाहरण को, कि मुलायम सिंह यादव को कम्युनिस्टों ने बहुत शुरू में ताकत दी, जो समाजवादियों को अक्सर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पहले उनके विधायक और फिर बाद में वो पूरी पार्टी के वोट, जब कम्युनिस्ट अलग हुए तो उनके साथ सिर्फ झंडा गया, उनका डंडा भी मुलायम सिंह जी के पास और लालू प्रसाद जी के पास रह गया, और उनके वोटर भी यहीं रह गए। तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में तो ये होना चाहिए कि समर्थन वो दे रहे तो शायद ले जाएंगे। ये सेम डर इस बार तेजस्वी को है
क्योंकि तेजस्वी अगर जीतते नहीं हैं तो मुस्लिम वोटों का जो जिस तरह से सीमांचल में हुआ है कि उन्होंने अपने वोटों को एक तरफ रख दिया है, अब वो एक तरफ चाहते हैं कि हम चाहे जीते या हारे, अब हम अपने ही नेता को आगे बढ़ाएंगे, और उस तरह की उनको लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी में बढ़ती हुई दिखती है। इसीलिए जो उनकी जीत की संभावनाओं को मजबूत करती है, उसके बावजूद वो उनको रोक रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी अपील अकेली है। अगर वो ये शामिल करते हैं, अगर आरजेडी अपने साथ एआईएमआईएम को शामिल करती है, तो पहले तो सीटों का बंटवारा जो होना है, क्योंकि अगर वो 50 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, 20 पर लड़ चुके और 15 पर बेहतर प्रदर्शन कर चुके, तो वो मिनिमम 30 सीटें से कम नहीं लड़ेंगे। उससे पहले ही उनके साथ इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां, सहनी दल हो या तमाम लोग वो लगे हुए हैं, उनके साथ सीटों में झगड़ा। तो पहली तो बात ये हो जाएगी कि सीटों के बंटवारे पर बहुत बड़ा झगड़ा होने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है, जो दूसरा काम होगा कि ये जो वोट है उस तमाम जगह पर पूरे राज्य के मुस्लिम वोटर्स में एआईएमआईएम आरजेडी के साथ एंट्री करेगा, उनके साथ खड़ा होगा, उनके नेता आकर भाषण देंगे और इंटरैक्शन करेंगे। जो ढांचा उनका अभी तैयार नहीं हो पाया, वो इस पूरे गठबंधन के साथ तैयार कर सकते हैं। ये भी एक तेजस्वी को डर है। और जो दूसरी बात है, क्योंकि इस समय जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को बहुत सारे हिस्सों में वो साबित कर रहे हैं, आपने देखा वक्फ कानून को फेंकने की बात कर रहे हैं, तमाम करें, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने आप को यूपी में मुस्लिम मतों का एकमात्र नेता साबित किया है, कुछ उसी तरह की उम्मीद अब तेजस्वी को, और ये उनको सलाह उनके सलाहकार भी दे रहे हैं। चूंकि जो यूपी में जिस तरह का वोट इस बार समाजवादी पार्टी को मिला था, उस तरह का वोट बैंक कभी मुस्लिम लीग को इस तरह का एक मुश्त समर्थन मिला था। हालांकि ये बहुत सारे लोग दलील देते हैं कि साहब वहाँ सारे लोग नहीं थे, सब वोट नहीं देते थे, तो जितने वोट देते थे हम उसी का एवरेज निकाला जाता है, कोई अलग से नहीं कहा जाता। आज भी सारे लोग सारा काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए एवरेज पर बात होती है। तो उसी तरह से मुस्लिम लीग की तरह सारा मुसलमान इस समय अखिलेश यादव के पीछे खड़ा हुआ यूपी में, सेम वही तेजस्वी दोहराना चाहते हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं चाहते। वो 77% को 90% तक ले जाना चाहते हैं, और अगर वो ओवैसी को अपने बराबर मंच पर खड़ा कर लेते हैं तो ओवैसी मुस्लिम वोटों में उनके बराबर या उनसे बड़े नेता के तौर पर दिखेंगे, क्योंकि कम से कम भाषण देने की कला में तो ओवैसी से वो आगे नहीं हो सकते हैं। यादव वोटों में उनकी बड़ी संख्या होगी, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये तो है तेजस्वी का कारण। लेकिन ओवैसी को क्या हो रहा है? ओवैसी क्यों चाहते हैं? आपका सवाल ये भी होगा, क्योंकि ओवैसी को तो एक अगर हम देखें तो एक मुस्लिम लीडर के तौर पर बड़ी उनकी वो बढ़ रही है। कभी बड़े ओवैसी साहब जो इनके पिता हुआ करते थे, वो 8 बार जीते चुनाव, वो तो कभी बाहर नहीं निकले। ओवैसी की अब ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। ओवैसी जानते हैं कि उनकी पार्टी अब जो है उनके जो कि नए सोशल मीडिया में ओवैसी अब अपने आप को इस देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, क्योंकि संसद में उनके भाषणों पर बीजेपी भी उत्तेजित होती है, बीजेपी में डिवीज़न होता है, और हाल तक उनको एक बी टीम के तौर पर मान लिया गया था। बीजेपी की वो बी टीम उनको कहा जाता था। तो एक तो बहुत सारे उनको लगता है कि जो उनका विस्तार है वो इस आरोप से थोड़ा रुक गया है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे हम बचपन के कहानी में आपको बताता हूं, जिस तरह हम सोचते थे कि बचपन में कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी चिड़िया का बच्चा कोई घोंसले से गिर जाता था तो बहुत सारे बच्चे जो खेलते हुए थे उनमें से कोई बच्चा उठाकर दयावश उसको ऊपर रखना चाहता था, तो कुछ लोग रोक देते थे। वो कहते थे कि नहीं, अगर आपने इस चिड़िया के बच्चे को हाथ लगाया तो चिड़िया इसकी स्मेल से इसको दाना नहीं देगी, क्योंकि आपके हाथ की स्मेल लग चुकी है। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है कि उनको, ओवैसी को लग रहा है कि उनके कहीं तमाम उनके लोगों को ये ना लग रहा हो, जो उनका जो विशाल वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, कि ओवैसी साहब को कहीं बीजेपी ने हाथ तो नहीं लगा दिया, इसलिए उनको वोटों का दाना नहीं फेंक रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है। ओवैसी ये जानते हैं कि उनको इस टैग को हटाना है, और इस बार जिस तरह से विदेश में जाके उन्होंने सरकार की तारीफ की, हिंदुस्तान की तारीफ की बामुकाबले सरकार के, और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने धोया, तो उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो इसका मैसेज कुछ अलग चला गया हो, अपने ही दर्शक, अपने ही वोटर कंफ्यूज हो गए हों। तो वो चाहते हैं कि इस बार भले ही उनको थोड़े समय के लिए एक समझौता करना पड़े, लेकिन वो समझौता करके धर्मनिरपेक्ष होने का असली तमगा साइन करा ले। और इस समय वो तमगा चूंकि बाबा लालू यादव जी बांट रहे हैं,
या सीईओ कह सकते हैं, इंडी गठबंधन के सीईओ फिलहाल के समय बिहार के चुनाव में वही है, तो उनकी तरफ से उनको एक गठबंधन का वो मिल जाए। दूसरा एक प्रैक्टिकल कारण है कि ओवैसी इतने लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लगातार पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, वो वहां भी जा रही है, और इससे उनको लगता है कि ये जो है उनको बहुत बड़ी कोई कामयाबी बाकी तमाम जगह पर नहीं मिली। वो वहाँ भी गए हैं, आंध्र प्रदेश भी गए हैं, वो तेलंगाना में भी लड़े हैं अपनी पार्टी उनके जहाँ से वो लड़ते हैं, और बाकी तमाम जगह पर लड़ाई के बावजूद उनको जो आज तक मिला है वो एक सांसद उनको उनकी पार्टी का बाहर मिला है, जो महाराष्ट्र से औरंगाबाद सीट से पिछले चुनाव में मिला था, वरना वो एकमात्र सांसद के तौर पर अपनी पार्टी के रहते हैं। उन्होंने बिहार लड़ा, महाराष्ट्र में लड़ा, आंध्र प्रदेश में लड़ा, यहाँ उनको कुछ कुछ मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग कहें नगर पंचायत जैसी कुछ सीटें मिली, लेकिन बाकी में उनको मुंह देखना पड़ रहा है। और उनकी महत्वाकांक्षा अब अपनी पार्टी को कम से कम एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाने की है, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश में जब 14% मुस्लिम हैं और अलग अलग राज्यों में कई जगह तो मुस्लिम वोटर्स 19 से 20% हैं, बंगाल में वो 29% तक या 31% तक, और अलग अलग जगह पर, तो लिहाजा उनको अब ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ले जानी है और अब उनको सहयोग चाहिए। इंडी गठबंधन में अगर वो शामिल होते हैं तो उनको लगता है कि ये एक उनके फैलाव के लिए एक बड़ा कारण उनको मिल सकता है। दूसरा क्या कारण है कि आपको ये देखना होगा कि अगर हम ये देखें इस बार के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी मालूम है कि अगर ये 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव दोनों अलग अलग हैं, दोनों चुनाव में पहले की तरह लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि सरकार को हटाने के लिए मुस्लिम वोटर्स और प्लस जो विपक्षी वोटर है, वो जो अलग अलग हिंदू वोटर्स में जो जातियां लालू यादव के बेटे के साथ खड़ी हैं, लालू यादव के साथ खड़ी हैं, इंडी गठबंधन के साथ खड़ी हैं, वो कोई भी वोट डेविएट नहीं करना चाहती। यानी मुस्लिम वोट भी नहीं बटेगा और वो डेविएशन उसमें भी नहीं होगा, ये उनको लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ओवैसी को मजबूर कर रहा है कि वो इस समय इनके साथ मिले। हालांकि मैं ये हैरान हूं कि अभी तक पूरी कोशिश क्यों नहीं की जा रही है जो वो जिस तरह से कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश में लड़ना शायद राहुल गांधी इस वक्त नहीं छेड़ना चाहते तेजस्वी के प्लान को। उनको यकीन है कि तेजस्वी इस बार नीतीश कुमार की जिस तरह की अस्वस्थता की कहानियां हैं, या जो एक संविधान को लेकर उन्होंने एक जो रणनीति तैयार की है, उसके सहारे वो सत्ता में आ सकते हैं, लिहाजा वो उस रणनीति को नहीं चल रहे हैं। अगर हम लोग ये देखते हैं कि 2024 में जो है वहाँ AIM को बहुत ताकत भी नहीं मिल पाई थी। चुनाव जरूर लड़ी थी, एक सीट पर उन्होंने किशनगंज पर जो अख्तरुल हुसैन है उसको 26% वोट मिला था, यानी 2-2.5-3 लाख वोटों से। हालांकि वो कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन वहाँ चूंकि मुस्लिम वोटर्स इतना है तो वो एक बड़ी चीज़ थी। अगर उनको ये लगता है, मुझे लगता है कि एक बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, और दोनों पार्टियां भले ही AIM भी अपमान झेल के भी इस लड़ाई में बचे रहना चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है इसका फ़ायदा बंगाल में भी उसको चुनाव लड़ना, अलग जगह पर चुनाव लड़ना है। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये लगता है कि अगर तेजस्वी नहीं स्वीकार करते हैं तो AIM थर्ड पार्टियां बना के, जैसे बसपा और तमाम पार्टियों के साथ मिलकर भी एक छोटे गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त ये तो कहा जा सकता है, इस समय का जो माहौल है उसमें मुझे नहीं लगता कि AIM बहुत बड़ी ताकत के तौर पर, बहुत मुझे लगता है वो, अगर ये जो पूरी ताकत है, चूंकि जो सारी लड़ाई है वो इन 5 जगह पर होनी है। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, लगभग, मैं बता रहा हूँ, कोई एग्जिट नहीं है। अररिया में लगभग 43% है, कटिहार में 45% है और पूर्णिया में लगभग 39% है। तो यही वो वोट बैंक है जिसके लिए RJD भी लड़ रही है और AIM भी लड़ रही है। अगर वो दोनों एक होते हैं तो फिर बाद में जब डिवीजन होगा, दोनों को ये उम्मीद नहीं है कि किसके पास वो सारा चला जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई मुझे लगता है बड़ी दिलचस्प होगी। देखना होगा कि क्या वाकई अभी वापस ये अपमान का घूंट पी के भी AIM उनको छोड़ देगी या AIM फिर उनके साथ लड़ेगी। अब हम लोग एक अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर मेरे दिल से करीब है, क्योंकि आज उन 2 भाइयों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और राज ठाकरे ने तो धन्यवाद अदा कर दिया। उन्होंने धन्यवाद अदा किया है देवेंद्र फडणवीस को कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने कि दोनों भाइयों को मिला दिया। क्योंकि
जिस तरह से 2005-7 में जिस तरह घर छोड़ के निकले थे राज ठाकरे, मुझे लगता है कि ये भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इस मुंबई की हर आदमी की ज़िंदगी में फिल्में बड़ा रोल निभाती हैं। कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में फिल्मों की जो एक फिल्म चलती रहती है और वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी में हीरो मान के चलता है, इसीलिए अपन ये करेगा और वो करेगा, ये मराठी भाषा में नहीं आता है लेकिन वो बोलते हैं। मुंबई में आपको ये खूब सुनते हैं। तो आज उन्होंने जब वो घर से निकले थे तो उनको लगा था कि वो अकेली दुनिया, वो अकेले चला था, मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल की और लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। लेकिन जब उन्होंने मुड़ के देखा, वो ये पंक्तियां गुनगुनाते हुए तो निकले थे राज ठाकरे, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ खाली था, कोई कारवां नहीं बन पाया था। और उधर उद्धव ठाकरे को लगा था कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँगा लाइन वहीं से शुरू होगी, उनको ये लाइन यकीन थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा तो पीछे कोई लाइन नहीं थी, दूसरे विंडो पर भीड़ चली गई। वो उधर उनके साथ जो खड़े थे लाइन में, वो एक नाथ शिंदे दूसरी तरफ चले गए, उधर लाइन उधर चली गई। देवेंद्र फडणवीस जिसका उन्होंने इतना ज़बरदस्त विरोध किया था, उधर उनकी फिल्म हिट हो गई। तो ये, लेकिन उनको खैर लोग अलग अलग प्लान बनाते हैं। ये जब ये हो गया कि ये दोनों भाई 20 साल बाद मिल लिए, मंच पर 2 ही कुर्सी लगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि साहब हम जो है इसमें, ये एक बधाई रैली थी और बधाई रैली का मतलब ये था कि उन्होंने हिंदी को परास्त कर दिया। उनको ये लगता है कि उन्होंने हिंदी को परास्त किया है और यहाँ तक कि अगर ये गुंडागर्दी तो हम गुंडे, चूँकि बहुत ज़्यादा इसको लिहाजा देखा भी नहीं जाता, क्योंकि इससे ज़्यादा उनको माना भी नहीं जाता। जिस पार्टी के लोग सड़क पर चलकर हमला करते हों, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर हमला करते हों, उनको पेपर नहीं देने देते हों, राष्ट्र के जो सेंट्रल के पेपर है उनकी हालत ये है। बल्कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश, बिहार और वहाँ सभी हिंदी भाषी राज्य हैं तो वो उनका क्या, प्रगति का क्या, मतलब वो भाषा को लेकर जो तंज था उनको लगा, उन्होंने बहुत बड़ी समझदारी की बात की। लेकिन अगर मुंबई में से सिर्फ ये पोर्ट निकाल दिया जाए महाराष्ट्र में से, या जो कि पोर्ट होने के नाते ये कोई उनकी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि वो कंपनियां जो इस्टेब्लिश हुई वो अंग्रेजों के समय इस्टेब्लिश हुई, ये मतलब, और एक पोर्ट नेचुरल था। तो ये कोई बहुत बड़ा उनका ये ऐसा वो बताना चाहते हैं दूसरे हिंदी राज्यों को, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा उनको वो था। लेकिन एक और बात है कि मैं ये कहूँगा कि आखिर फिर ये सवाल ये ज़रूर हो गया, इस पर तो खैर लंबा है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही उद्धव ठाकरे की, वो आप दिन में सुन चुके होंगे। लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान था वो देवेंद्र फडणवीस का खैर बाद में आया। उन्होंने कहा कि ये रुदाली की तरह है, ये एक रुदाली गीत था, वो रोए, जैसे रुदाली मतलब जो किराए के लिए रोते हैं महिलाएं, उनको रुदाली कहा जाता है। वो फिल्म भी आई होगी, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो रुदाली है ये अपने लिए रोते रहे, उन्होंने तमाम उसकी कहानियां कही। लेकिन जो मुझे सवाल लगा वो सवाल ये था जो सब लोगों ने कहा, और ख़ासतौर से महाराष्ट्र के अखबारों को, पत्रकारों को, अगर मैं चूँकि मैं उसी धंधे में, इसलिए मैं उनको कोई वैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो महसूस करते हैं दिल्ली में बैठे हुए या देश के दूसरे हैं, कि जैसे ही महाराष्ट्र में कुछ भी होता है, महाराष्ट्र में बीजेपी और उसका गठबंधन जीत गया, उसके सामने शरद पवार है, वो हार गए, उनकी सीटें नहीं आई। लेकिन अगर आप वहाँ के पत्रकारों से बात करते हैं, हम लोग जो उनके सीजन जर्नलिस्ट हैं, तो उनको लगता है ये सब शरद पवार का खेल था। यानी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कुछ भी होता है, उसमें भले ही शरद पवार पिछड़ गए हों, हार गए हों, लेकिन वो सिर्फ शरद पवार की मर्जी से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की लीला है, तो महाराष्ट्र में जो भी काम होता है वो शरद पवार की लीला होती है। ये मैं बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ। वो कभी एक अपने दम पर कोई पार्टी नहीं जिता पाए, कभी अपने दम पर किसी अपनी सरकार नहीं बना पाए, वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बन पाए। और उसके बाद याद होगा उन्होंने उस मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुंबई बम धमाकों में कहा, छठा धमाका एक हिंदू उस पर भी हुआ, उन्होंने ये कहा था, मतलब इसलिए कहा था, और उन्होंने इंटरव्यू में एडमिट किया। आप सोचिए, ये तो खैर ये जातीयता की और जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, अगर दुनिया के किसी देश में होता तो वो शख्स पूरी जिंदगी के लिए चुनाव न लड़ पाता और जेल में रहता, जिसमें वो फर्जी तरीके से कह रहा कि मैंने कहा एक और बम धमाका हुआ जो उसमें किया गया था, जिसमें उन्होंने उसको मिक्स किया उस सूचना को। शेखर गुप्ता के साथ उन्होंने, डॉक्टर जिन लोगों को शक हो वो जाके उसको देख सकते हैं, नेट पे पड़ा है। तो इसके अलावा अगर हम लोग दाऊद के, उसको भी उन्होंने कि साहब वो उनको खिलाते थे, फिर कि दाऊद जीतेगा छोटा राजन और उसकी लड़ाई में, वो भी जीतेगा। तो आज दोनों भाइयों के मिलन के पीछे भी मैं इंतजार कर रहा था कि ये कहानी कहीं से आएगी, और आखिर में वो आ गई।
उन्होंने कहा कि साहब वो जो है पहले मंत्री दादा भूसे मेरे पास आए थे, राज ने कहा, मुझे उनकी बात सुनने का अनुरोध किया, मैंने उनसे कहा आपकी बात सुनूंगा लेकिन ये जो है राजी नहीं होऊंगा। उन्होंने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए तीसरी भाषा क्या होगी? सभी हिंदी भाषी राज्य हमसे पीछे हैं, तो सभी हिंदी भाषी राज्यों से आगे, फिर हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा? तो इसमें जो है दोनों भाइयों को हाथ पीछे लाने के पीछे ये कहा गया कि ये शरद पवार हैं। तो ये शरद पवार साहब बस अपनी पार्टी को जिताते नहीं हैं, बाकी ये सब करते हैं। अगर हम लोग इनको देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में इससे मुझे तो नहीं लगता कि बासी कड़ी से बहुत ज़्यादा उबाल आने वाला है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो बृहन मुंबई है इसमें इन दोनों भाइयों के साथ होने के बाद जो इंडी गठबंधन है, जो या जिसको वहाँ माँ विकास अघाड़ी कहा जाता है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उसके साथ, क्योंकि वो तो सत्ता साझी करना नहीं चाहते होंगे बृहन मुंबई में, और उधर जो है इस पर चूँकि रैली हुई, उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिला के दोनों ने बड़े खुश होकर वो भी मिला, तो उस पर मैं आपको बता दूंगा कि सीएम ने जो कहा था उसको एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आप में से कई लोग ये बात कहते हैं कि दोहरा रहे हैं, चूँकि मैं प्रवाह में बोलता हूँ और उसको कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कई बार चीज़ें दोहराई जाती होंगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सारी बातें साफ तौर पर आपको कह सकूं। तो सीएम ने कहा कि संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे ने रुदाली जैसा भाषण दिया। मैंने बताया रुदाली कैसे महिलाएं होती हैं सार्वजनिक तौर पर, और इसके ये पहली प्रतिक्रिया थी जो रैली पर उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो है जीत का जश्न नहीं था, ये तो शोक का नज़ारा थी, और दोनों भाइयों को मिलाने का मुझे ही उन्होंने श्रेय दिया। और इस पर मुझे लगता है कि ये बहुत, चूँकि उद्धव ठाकरे ने तो अड़वन ही कोई अपने घेरे में कर दिया और ये कहा हम बहुत ताकतवर हैं, ये है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे कोई राजनीतिक तौर पर लाभ हासिल हुआ होगा, अभी तो नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि, चूँकि ये जो जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि भीड़ का वो सब तमाम लोग, उतने वोट उनको मिलते हैं, उतने वोट पर वो आ जाते हैं। मुझे इस पर लगता है कि दोनों भाइयों का ये मिलन हिंदी फिल्मों के एक शो की तरह था, जिसमें फिल्म, फिर अगली फिल्म आती है, फिर उससे अगली फिल्म आती है, लोग पुरानी फिल्मों को भूलते जाते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक और रीमेक तैयार करें। ये महाराष्ट्र की एक राजनीति में नया रीमेक है। दो भाई जो बिछड़े थे वो मिल गए, तो ये प्लॉट मुझे लगता है अब फिल्मों में भी नहीं चल रहा है, पहले चलता था। तो बाकी राजनीति में कैसे चलेगा, मुझे लगता है कि इस पर बड़ा वो होगा। खैर अब मुझे लगता है हम लोगों ने काफ़ी इस पर बात की है, अब आगे की तरफ कल फिर बातचीत करेंगे अगले शो के लिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, जितने लोग आप देख रहे हैं, अगर उन्होंने पीर बाबा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आपको अक्सर जो मैं वीडियो करता हूँ उनका उस तारीख से कोई मतलब नहीं होता, उनमें रेफरेंस होते हैं, उनमें कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध होता है कि आप पीछे जाकर भी देखें। दूसरा ये है कि मेंबर अगर आप बनेंगे और सहयोग देंगे तो उसका बड़ा आपको मेरी तरफ से धन्यवाद होगा। आप मेंबरशिप हम लोगों ने की जो है ओपन है, उसमें आप मेंबर बन सकते हैं। तो मुझे आपके सहयोग का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।